सो हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मैटर। अभी ये जो भी मैटर होता है वो मैटर को एक्चुअली मेजर कैसे किया जाता है। जो भी मैटर होता है उसको एक्चुअली मेजर कैसे किया जाता है, उसका वेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसका मास कैसे निकाला जाता है, वो सब चीज़ अपने को ये इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है, ये तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर है। ओके, मेजरमेंट ऑफ अ मैटर। अभी ये चैप्टर में अपन देखने वाले हैं ये सारी चीज़ें एक एक करके, ठीक है। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम से। क्यों एटम से? क्योंकि अगर कोई भी मैटर ले रहे हो तो सीधी सी बात है, वो कुछ तो मॉलिक्यूल्स, कुछ तो कंपाउंड से रहेगा। और कंपाउंड किससे बनता है? एलिमेंट से, एटम से। मॉलिक्यूल से किससे बनता है? बेसिक रहता है उसका एटम। चाहे वो मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल किससे बना हुआ होगा? कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स बना हुआ है एटम से, एलिमेंट से, ठीक है। तो एटम इज द बेसिक ऑफ एनीथिंग। तो तुमको पहले एटम को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम आगे की चीज़ें स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसके हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से? क्योंकि टेक्स्ट बुक में पहले ही देके रखा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब तुमको पहले पता ही नहीं है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तुम लोग डायरेक्ट कैसे वो लॉ पढ़ सकते हो, ठीक है। इसलिए वो लॉ को मैं बाद में पढ़ूंगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ अब तुम्हारे पास नॉलेज है वो समझने का, तब समझाऊंगा, ठीक है। अब एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। देखो, अब ये एटम है, ओके। अब सपोज कर लो कोई भी एक एटम होता है। अभी ये एक एटम ले लिया अपन ने, ठीक है। ये एक हो गया इसका फर्स्ट शेल, ये बीच में हो गया इसका न्यूक्लियस, ओके, बीच में हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्बिट। और सपोज कर लो ये हाइड्रोजन है, सपोज कर लो हाइड्रोजन है, इसका एक ही ऑर्बिट है, ठीक है, ये एक ही ऑर्बिट है इसका। अभी इसका साइज कैसे निकालते हैं, इसका साइज कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो किसी भी एटम का साइज डिटरमाइन किया जाता है उसके एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इसके और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है इसका रेडियस, जिसको बोलते हैं आर, या तो एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अभी ये जो एटॉमिक रेडियस है मोस्टली नैनोमीटर में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? इसका यूनिट होता है नैनोमीटर, स्मॉल एन स्मॉल एम, इट इज कॉल्ड एज अ नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास कुछ एग्जांपल्स है जिसका अपने को एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, अगर अपन एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना। एटॉमिक रेडियस, अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो जो हाइड्रोजन एटम होता है, एच एटम, हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका होता है 10⁻⁻10। लेकिन ये किस में दिया है? ये दिया है मीटर में, स्मॉल एम, 10⁻⁻10 मीटर। अगर अपन बात करते हैं वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। और जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है, जो तुम्हारा ब्लड होता है, ब्लड का जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है, जिसको अपन बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज होता है 10⁻⁸ मीटर, 10⁻⁸ मीटर। अब ये नैनोमीटर और मीटर का कन्वर्जन पता होना बहुत ज़रूरी है। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर, ये चीज़ याद रखना। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर, ये कन्वर्जन है, तुमको पता होना ही चाहिए। 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर, ठीक है। एकदम सिंपल सा कन्वर्जन है, याद रखना, काम आएगा, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा? कि एटॉमिक रेडियस का यूनिट क्या होता है। नैनोमीटर में मोस्टली एक्सप्लेन किया जाता है। एटॉमिक रेडियस होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। या हाइड्रोजन के लिए था। अगर मैं बात करूँ किसी और एटम के लिए, सपोज कर लो हाइड्रोजन के बाद कौन आता है? हीलियम। तो ये हीलियम का भी तो आउटर मोस्ट में एक ही ऑर्बिट रहता है, क्योंकि 1 रहता है उसका, ठीक है। तो इसका भी डिस्टेंस इतना ही रहेगा, बस थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो क्यों कम होता है ये अपन आने वाले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग इसका रीजन समझोगे कि हाइड्रोजन का जो साइज है वो कम है एज कम्पेयर टू हीलियम। क्यों ऐसा होता है ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अभी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपन बात करें हाइड्रोजन के बाद लिथियम की, तो लिथियम में देखना उसके पास एक शेल और ये 2 शेल, लिथियम के पास 2 शेल होता है। तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इसका आउटर मोस्ट शेल और इसका न्यूक्लियस, इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा इसका एटॉमिक रेडियस,
ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअली मास कैसे निकाला जाता है। ये जो अपन ने सीखा ये था रिलेटेड टू साइज की, किसी भी एटम का साइज कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब बात करते हैं किसी भी एटम का मास कैसे निकाला जाता है, किसी भी एटम का मास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब तुम लोग समझ गए कि 10⁻⁹ नैनोमीटर, मतलब ये अगर मीटर में भी कन्वर्ट करते हो हाइड्रोजन को तो 10⁻⁻10 मीटर में आता है। तो तुम लोग समझ गए कि अगर इतना छोटा है इसका साइज, अगर इसका साइज इतना छोटा है तो इसको वे कैसे कर सकते हो। इसको ऐसा तो है नहीं कि अपने पास जो नॉर्मल मशीन होता है वेइंग मशीन, वो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर अपन ने हाइड्रोजन का एटम रख दिया और यहाँ पे डिजिटल में इसका अपने को मास मिल जाएगा। दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका साइज ही कितना कम है। इतने कम साइज का क्या मास शो करेगा ये, कुछ भी नहीं, जीरो मास शो करेगा ये। ठीक है, उतनी इसकी एक्यूरेसी ही नहीं है। ठीक है, उतना इसका लिस्ट काउंट ही नहीं है जितना इसका होना चाहिए। ओके, तो ये वाला मेथड तो फेल हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों को भी ये प्रॉब्लम आया था स्टार्टिंग में। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। ओके, एच कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता, जीरो न्यूट्रॉन, जीरो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। और जो मास होता है वो मास क्या होता है, तुमको बेसिक चीज़ें तो पता है कि किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अभी जो एटॉमिक मास नंबर है, अब जो हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है 1, तो ये एटॉमिक मास नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब वैसे ही एटॉमिक मास का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इज एटॉमिक मास। ठीक है, और ये सेंटर में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जो सेंटर में न्यूक्लियस है वहीं पे तो प्रोटॉन रहेगा और वहीं पे न्यूट्रॉन रहेगा, तो इसका जो भी सेंटर है वहीं पे इसका मास तुमको मिलेगा। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, तो 1 + 0, तो हाइड्रोजन का मास क्या हो गया, 1 हो गया। तो जो सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका अपने को मास पता चल गया 1, क्योंकि उसके पास एक ही प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन एक भी नहीं है। तो 1 + 0 = 1, 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब इसको रेफरेंस माना, इसको रेफरेंस माना और इसके रेफरेंस में अब बाकियों का मास कैलकुलेट किया। अब हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब सपोज करो उन्होंने किसी और एलिमेंट का ले, सपोज करो नाइट्रोजन का ले लिया उन्होंने, किसका ले लिया, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जो भी मास आया, जो भी मास आया वो आया 14 टाइम्स, 14 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 14 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 14 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो अभी 14 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये रहा 14 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, तो नाइट्रोजन का हो गया 14। तो ऐसे ही बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए भी निकाले गए। तो इसको बोलते हैं रेफरेंस, इसको बोलते हैं किसी का रेफरेंस मानना, या फिर इसी को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब इसके रेफरेंस में निकाला जा रहा है। किसके रेफरेंस में, रिलेटिव मतलब किसी के रेफरेंस में। अभी नाइट्रोजन का एटॉमिक मास किसके रेफरेंस में निकाला, हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकाला। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। अब वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास निकाले गए विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का भी निकाला गया। अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का उन लोग को मिला 8 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 8 × 1 8। ओके, कार्बन का भी निकाला, तो कार्बन का कितना मिला, कार्बन का मिला उनको, सॉरी ऑक्सीजन का 16, मैं एटॉमिक नंबर लिख लिया, इट्स माय मिस्टेक। ऑक्सीजन का 16, तो उनको कितना मिला 16 मिला, उनको मिला 16, इट्स माय मिस्टेक, 8 नहीं 16। ठीक है, ओके। अभी कार्बन का भी निकाला गया, तो कार्बन का उनको कितना मिला, कार्बन का मिला उनको 12 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, तो 12 टाइम्स मतलब 12 × 1 12, तो कार्बन का उनको मिल गया 12। अब वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स का निकाला गया। ठीक है, अब आगे जाके वो लोग ने सोचा कि कोई और भी रेफरेंस एलिमेंट है क्या जिसका अपन लोग रेफरेंस लेके बाकी दूसरे एलिमेंट्स के मास निकाल सकते हैं। तो कुछ टाइम बाद कार्बन को वो लोग ने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब कार्बन को उन लोगों ने सिलेक्ट किया और कार्बन का एटॉमिक मास है 12। तो अब ये करेक्ट है कि नहीं है ये चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया,
कार्बन को लेके। अब वो लोग ने हाइड्रोजन को चेक किया, तो हाइड्रोजन का जो मास आ रहा था वो आ रहा था 1/12 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आ रहा था वो आ रहा था 1/12 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12, और उसका 1/12 मतलब कितना हो गया 12 इंटू 1/12, तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये तो 1 1 से कट गया बराबर, तो आंसर आएगा 1। तो 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन का तो 12 है, लेकिन इसका जो 1/12 रहता है वो होता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे दो रेफरेंस एलिमेंट सिलेक्ट किया गया, एक सिलेक्ट किया गया हाइड्रोजन और एक सिलेक्ट किया गया कार्बन। तो अभी तुमको समझ में आया कि एग्जैक्टली मास कैसे निकाला जाता। ठीक है, अब इसमें क्या इश्यूज था, क्या प्रॉब्लम था, इसको क्यों कंटिन्यू नहीं किया गया, इसके वजह से और क्या प्रॉब्लम्स हुए, कौन सा नया मेथड आया जो एग्जैक्ट अपने को बता सकता है इसका मास कितना है, ऐसा कौन सा यूनिट आया, क्या आया, वो अपन ये सब जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखो। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।